नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट में इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय से संबंधित अध्ययन। इससे पूर्व की इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराओं का अर्थ, कानून और परंपराओं में अंतर, परिभाषाएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया था। आज इसी में आगे हम करेंगे परंपराओं का वर्गीकरण और महत्व। पहले हम करते हैं परंपराओं का वर्गीकरण। इंग्लैंड की वैधानिक परंपराएं कई प्रकार की है, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है राजा से संबंधित परंपराएं। राजा अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है। राजा लोक सदन के बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार करता है। राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित नहीं होता और न वह उनकी अध्यक्षता ही करता है। संसद को भंग करने के अधिकार का प्रयोग राजा केवल अपने प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राजा संसद द्वारा पारित विधेयकों को अस्वीकार नहीं करता। दूसरा है मंत्री परंपराएं। लोक सदन में बहुमत वाले दल को अपना मंत्रिमंडल बनाने का और अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि वह लोक सदन का विश्वास खो देता है तो या तो उसे त्यागपत्र दे देना होता है अथवा निम्न सदन को भंग करके अपनी नीतियों के विषय में जनता की अदालत में निर्णय लेना पड़ता है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर पराजय के बाद मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। विकल्प के रूप में वह सम्राट द्वारा लोक सदन को भंग करवा के पुनः चुनाव करवा सकता है। परंपरा यह भी है कि अमहत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजय के बाद मंत्रिमंडल द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में स्वतंत्र होता है, फिर भी उसे मंत्रियों को अपने दल से ही और संसद के दोनों सदनों से लेना होता है। तीसरा है संसद से संबंधित परंपराएं। लोक लॉर्ड सभा नामक संसद के 2 सदन होंगे। यह परंपरा पर आधारित है। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए तथा किन्हीं 2 अधिवेशनों के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में होता है तब केवल कानूनी लॉर्डों को ही उसमें सम्मिलित होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध चुना जाता है। वह अपने केवल निर्णायक मत का प्रयोग करता है तथा उसका प्रयत्न यह रहता है कि जहाँ तक संभव हो सदन अपना निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक उसके मत के बिना ही ले। कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने आवश्यक है। वित्त विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उन पर विचार सम्राट के पूर्व अनुदेश से ही हो सकता है। संसद में मान्यता तथा विपक्ष का अस्तित्व भी अभिसमय पर ही आधारित है। चौथा है लोक प्रभुत्व पर आधारित परंपरा। किसी अत्यधिक महत्वपूर्ण व विवादग्रस्त विषय पर विधेयक जनादेश प्राप्त करके ही प्रस्तुत करने चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल जब लोक सदन का विघटन करा के चुनाव में निर्वाचकों से अपील करता है और यदि चुनाव का निर्णय मंत्रिमंडल के विरुद्ध होता है तब मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र दे देना होता है। ऐसे दशा में प्रधानमंत्री दोबारा लोक सदन के विघटन की सिफारिश नहीं कर सकता। पांचवा है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपरा है। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों में राजा अपने मंत्रिमंडलीय विभाग के मंत्री के परामर्श से कार्य करता है। किसी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कोई कानून बनाएगी जब
उपनिवेश की ओर से इस विषय में प्रार्थना की गई हो। ऐसा करने से उसकी ओर से स्पष्ट अनुमति दे दी गई हो। इस प्रकार जिन परंपराओं की चर्चा की गई है वे ही सब परंपराएं नहीं हैं। परंपराओं का रूप ही प्रगतिशील है, अतः वे समय और लोगों की प्रगति के साथ बदलती एवं बढ़ती रहती हैं। नेक्स्ट करते हैं इंग्लैंड की संविधान। इंग्लैंड के संविधान में परंपराओं का बड़ा महत्व है। परंपराओं को यदि इंग्लैंड के संवैधानिक ढांचे की आत्मा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि अंग्रेजी संविधान के निर्माण में ही नहीं, उन्हें कार्य रूप देने में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण योग रहा है। अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व निम्न प्रकार समझ सकते हैं। फर्स्ट है परंपराएं व अंग्रेजी संविधान का विकास। अंग्रेजी संविधान या ब्रिटिश या इंग्लैंड के संविधान धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से विकसित हुआ है। इंग्लैंड के एक समय के पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र का जनतंत्रीकरण हो गया और यह पूर्णतः शांतिमय ढंग से हुआ। जो कुछ फ्रांस व अमेरिका में रक्तपूर्ण क्रांति से हुआ वह इंग्लैंड में शांतिपूर्ण क्रांति से ही हो गया। इंग्लैंड के इस संवैधानिक विकास का विशेषकर राजतंत्र के जनतंत्रीकरण का बहुत कुछ श्रेय वहाँ की परंपराओं को भी है। राजा की शक्ति क्षीण होते होते शून्य हुई है, पर कानूनों द्वारा नहीं वरन परंपराओं द्वारा हुई है। जनता की आवाज़ के साथ साथ राजा की शक्ति कानूनी रूप में नहीं वरन प्रथागत रूप में कम होती गई और जो परंपरा बनती गई उसका विरोध करना राजा के लिए कठिन होता गया। इसी प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र का वह पूर्ण जनतंत्रीकरण हुआ जो आजकल हमारे समक्ष है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना केवल परंपराओं द्वारा ही हो गई है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई है। मैग्ना कार्टा अथवा हैबियस कॉर्पस एक्ट जैसे अनेक ऐसे कानून भी पारित हुए हैं जिनसे राजा के विरुद्ध जनता की शक्ति बढ़ी है और राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ है। दूसरा महत्व है परंपराएं व अंग्रेजी संविधान का क्रियान्वयन। अंग्रेजी संविधान को कार्य रूप देने में भी परंपराओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लैंड में राजा कानूनी संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। कानूनी रूप से राजा को सब अधिकार प्राप्त हैं। मंत्रिमंडल राजा का है, अतः उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श पर ही चले अथवा संसद द्वारा पारित कानून पर अपनी स्वीकृति प्रदान करे ही। मंत्रिमंडल अपने निर्णयों पर दृढ़ रह सकता है। संसद जैसा चाहे वैसा कानून पारित कर सकती है, पर राजा दोनों की पूर्ण उपेक्षा करने का अधिकार है। इस प्रकार विशुद्ध रूप से कानून पर चलने से अव्यवस्था फैल सकती है, पर यह एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है, वह संसद द्वारा पारित कानून पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। इससे कानूनी संप्रभु व राजनीतिक संप्रभु की इच्छा में सामंजस्य बना रहता है और देश उस अव्यवस्था से बच जाता है जो उस परंपरा के न होने पर फैल सकती थी। एक अन्य परंपरा यह है कि लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा अपने प्रधानमंत्री बनाएगा और उसके द्वारा चुने हुए मंत्रिमंडल को अपने मंत्रिमंडल के रूप में स्वीकार कर लेगा। इस परंपरा का तात्पर्य यह है कि राजा को देश की शासन जनता की इच्छा अनुसार इस परंपरा का तात्पर्य यह है कि राजा को देश का शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलता रहे। दोनों प्रकार के संप्रभुओं की इच्छाओं में सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से परंपराओं का महत्व इस प्रकार स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन के सुचारू संचालन में भी कुछ अन्य बड़ी परंपराएं भी सहायक हैं। जैसे मंत्रिमंडल में एक परंपरा यह है कि मंत्रिमंडल के किसी प्रमुख नीति निर्णय संबंधी निर्णय को यदि संसद स्वीकार न करे अथवा मंत्रिमंडल के किसी विधेयक को वह अस्वीकृत कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस परंपरा के कारण केवल वही मंत्रिमंडल पद पर आसीन रह सकता है जिसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो और देश उस खींचतानी से बचा रहता है जो दोनों में गंभीर मतभेद होने पर पैदा हो सकती है। एक अन्य परंपरा
यह भी है कि लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल अपना मंत्रिमंडल बनाने का अधिकारी है। इस परंपरा के द्वारा मंत्रिमंडल को अपनी नीतियों व अपने कार्यों के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होता है। तीसरा महत्व है परंपराएं व प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन। परंपराओं का महत्व इस बात में भी है कि इनसे प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन बना रहता है, क्योंकि कानूनी व्यवस्थाओं के निर्वाह की तुलना में परंपराओं के निर्वाह से सहजता से बचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संगठन में जिस परिवर्तन का किया जाना ब्रिटिश साम्राज्य के देशों की स्वतंत्रता के कारण आवश्यक हुआ, वह इसलिए सरलता से संभव हो गया क्योंकि उसका संगठन केवल परंपरागत था। परंपरागत होने के कारण ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस सरलता से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हो गया। चौथा महत्व है परंपराएं व शासन कार्य का उन्नयन। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिनके कारण शासन कार्य का स्तर उन्नत होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए। इस परंपरा के कारण जो कानून बनते हैं वे उन दोषों से मुक्त होते हैं जो विधेयकों को शीघ्रता से पारित करने से उसमें रह सकते हैं। इसी प्रकार इस परंपरा से ही लॉर्ड सभा की उन बैठकों में कानूनी लॉर्डों का अवश्य सम्मिलित होना चाहिए जिनमें वह न्यायालय के रूप में कार्य करे। न्याय कार्य ठीक चलता रहता है और यह संभावना नहीं रहती कि लॉर्ड सभा के कानून न जानने वाले लोग न्याय को मखौल बना दें। पांचवा महत्व है परंपराएं व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। लोकतंत्र व्यवहार में कभी कभी बहुमत का अत्याचार हो जाता है। यदि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष को शासन कार्य में उचित महत्व प्राप्त न हो तो। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में यह परंपरा ही है कि वहाँ अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष भी महामहिम का विपक्ष कहा जाता है और उसके माध्यम से अल्पसंख्यक के हितों की उचित रक्षा संभव रहती है। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजी संविधान में परंपराओं का बड़ा महत्व है और इनके महत्व को दर्शाते हुए ऑगस्ट जिंक ने कहा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं और उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।